हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। यह वीडियो मैंने खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बनाया है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9th का पाठ 3, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। इस वीडियो में हम जानेंगे परमाणु का आविष्कार कैसे हुआ, द्रव्यमान संरक्षण नियम और स्थिर अनुपात नियम क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कौन कौन से सिद्धांत हैं, तत्वों और यौगिकों के अणु के बारे में पढ़ेंगे, आयन क्या होते हैं जानेंगे, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है और आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, और लास्ट में हम सीखेंगे रासायनिक सूत्र को लिखना। पार्ट 1 के वीडियो में हमने पढ़ा था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। प्राचीन समय से ही भारतीय और ग्रीक दार्शनिक पदार्थ के अज्ञात और अदृश्य रूप के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। लगभग 500 ईसा पूर्व भारत में पदार्थ की विभाज्यता पर विचार व्यक्त हुए। जैसे भारतीय दार्शनिक महर्षि कन्नाड का ये मानना था कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएंगे तो हमें पदार्थ के छोटे कण मिलेंगे और अंत में ऐसा सूक्ष्मतम कण मिलेगा जिसका और विभाजन संभव नहीं होगा। महर्षि कन्नाड ने इस सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा। पकुदा कात्यायान का मानना था कि ये कण संयुक्त रूप में होते हैं जो द्रव्यों को विभिन्न रूप प्रदान करते हैं। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने भी इस बात को दोहराया कि अगर हम पदार्थ को विभाजित करेंगे तो हम ऐसे चरण पर पहुंचेंगे जहां पर उसका आगे विभाजन न हो पाए, और इन अविभाज्य कणों को उन्होंने भी परमाणु कहा। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों को तत्वों और यौगिकों के बारे में पता चल चुका था। और ये जानने के लिए वे उत्सुक थे कि रसायन गठबंधन कैसे करते हैं जिससे तत्व बन सकते हैं या यौगिक बनते हैं। कई प्रयोगों के बाद आंतवा एल लवाजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट ने रासायनिक संयोजन के 2 नियम दिए, जिन्हें हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। पिछली स्लाइड से हमने देखा कैसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ के कणों परमाणु की खोज की। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम अपनी क्लास में चौक के टुकड़े और ब्लैक बोर्ड के नीचे चौक के पाउडर को देख सकते हैं कि कैसे पदार्थ के कण बनते हैं। ऐसे ही कण यदि इतने छोटे हो जाए जिनका और विभाजन ना हो सके तो ऐसे कणों को वैज्ञानिकों ने नाम दिया परमाणु। अब ये परमाणु संयोजन कैसे करते हैं उसके लिए नियम दिए गए हैं। तो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तनीय होता है। यानी हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ले लें, उनमें अभिकारकों के द्रव्यमान का जो योग होगा वही उत्पादों के द्रव्यमानों का योग होगा, यानी यह बदलता नहीं है। इसका मतलब हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है न ही विनाश होता है। इसे समझने के लिए हमने एक अभिक्रिया ली जिसमें बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है। यदि इन अभिकारकों का द्रव्यमान का योग X है, अभिक्रिया के बाद 2 नए उत्पाद बनते हैं, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो उत्पाद तो एक नई यौगिक बना रहा है, लेकिन इनके द्रव्यमान का योग X ही रहेगा। इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में
विद्यमान होते हैं। इस नियम का मतलब है कि यदि हम कोई यौगिक लेते हैं तो यौगिक जिन तत्वों से बनता है वे तत्वों का जो द्रव्यमान है वह एक निश्चित अनुपात में उस यौगिक में होता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। यदि हमने पानी लिया, पानी का स्रोत कुछ भी हो सकता है, नदी, तालाब, झरना। पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान है 1, क्योंकि इसके 2 परमाणु हैं तो इसका द्रव्यमान हो गया, 1 को हमने 2 से गुना किया तो ये बन गया 2। और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है जिसका द्रव्यमान होता है 16। दोनों संख्याएं 2 से भाग होती हैं, तो यदि हम इसको 2 से काट दें तो ये बन जाएगा 1:8, यानी पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होगा। एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। यदि हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO2, ये कार्बन और ऑक्सीजन से बनता है। कार्बन का द्रव्यमान है 12, ऑक्सीजन का द्रव्यमान अभी हमने देखा था ये था 16, लेकिन क्योंकि उसके 2 परमाणु हैं तो ये हो गया 16 गुना 2 32। दोनों संख्याएं 4 से भाग होती हैं। यदि हम दोनों संख्याओं को 4 से काट दें तो ये बन जाएगा 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं की भी हो, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 3:8 होगा। यही स्थिर अनुपात नियम है। परमाणु के संयोजन के नियम देने के बाद वैज्ञानिकों के सामने ये समस्या है कि इनकी उचित व्याख्या कैसे की जाए। जॉन डाल्टन, जो एक ब्रिटिश रसायनज्ञ थे, उन्होंने द्रव्य के परमाणु का अध्ययन किया और उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए जिन्हें डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। इन सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत है कि सभी पदार्थ छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। तो ये हम पिछले स्लाइड्स में देख के आ चुके हैं कि सभी वैज्ञानिक इस बात से समर्थन करने लगे थे कि पदार्थ छोटे कणों से बने होते हैं जो परमाणु हैं। दूसरा डाल्टन का सिद्धांत था परमाणु अविभाज्य कण है जिन्हें एक रासायनिक प्रतिक्रिया में न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो बन सकते हैं और न नष्ट हो सकते हैं। और इसीलिए यह सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण नियम की भी पुष्टि करता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों का द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो इस सिद्धांत में हमने पढ़ा कि जब कोई परमाणु ही नहीं बन सकता, ना नष्ट हो सकता है, तो द्रव्यमान भी तो संरक्षित रहेगा ना। तीसरा डाल्टन का सिद्धांत है किसी दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के रासायनिक गुण और द्रव्यमान समान होता है। जो तत्व होता है वह एक जैसे परमाणु से बना होता है, तो जब वह एक जैसे परमाणु से बना है तो उनके रासायनिक गुण और द्रव्यमान समान होता है। डाल्टन का चौथा सिद्धांत तीसरे सिद्धांत का बिल्कुल उल्टा है, जिसमें कहा गया है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग अलग होता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। हम 2 अलग अलग तत्व लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये तत्व अलग अलग हैं तो इनके परमाणु भी अलग अलग होंगे। जब परमाणु अलग अलग हैं तो उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुण भी अलग अलग होगा। पांचवा डाल्टन का सिद्धांत है यौगिकों को बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग करते हैं। उदाहरण से समझते हैं। जल को लेते हैं। जल एक यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने से ही बनता है।
और ये तभी बनेगा जब 2 हाइड्रोजन के परमाणु एक ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा। तो ये 2 और 1 छोटी संख्या है और पूर्ण संख्या है, तभी एक जल का अणु बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु तभी बनेगा जब कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु के साथ संयोग करेगा। तो ये छोटी संख्या है 1 और 2 और पूर्ण संख्याएं हैं। छठा डाल्टन का सिद्धांत है, किसी दिए गए यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होता है। यौगिक जिन तत्वों से बनता है वे तत्व हमेशा निश्चित होते हैं। जैसे हमने जल देखा ऊपर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब जुड़ेंगे तभी जल बनेगा, और उनकी सापेक्ष संख्या भी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 जब जुड़ेगा तभी जल का यौगिक बनेगा। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में भी हमने देखा था कि कार्बन और ऑक्सीजन के जुड़ने से ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और उनकी सापेक्ष संख्या भी कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, तभी कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बना। यह सिद्धांत स्थिर अनुपात नियम की भी पुष्टि करता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक यौगिक में जिन तत्वों से जुड़कर वह बनता है उनका अनुपात स्थिर होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है 1:8। तो ये स्थिर क्यों है? क्योंकि परमाणु की सापेक्ष संख्या निश्चित है। तो इस तरीके से यह उस नियम का भी पुष्टि करता है। तो हमने देखा दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने अपनी खोज और आविष्कार से यह तो स्पष्ट कर दिया कि सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, यानी परमाणु पदार्थ के निर्माण खंड हैं। अब ये परमाणु बहुत ही छोटे होते हैं, हमारी कल्पना से भी बहुत ही छोटे। तो इनके आकार को हम कैसे मापेंगे? इनका आकार मापा जाता है नैनोमीटर में। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर, यानी 1/10 के अगर हम 9 0 बनाएं तो इतना छोटी इकाई है। और हाइड्रोजन का जो परमाणु है वह तो है 10⁻⁻19 मीटर। तो आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कितना छोटा होगा यदि हम तरबूज के आकार से इसे मिलाएं, जिसका आकार होता है 1/10 मीटर। तो हाइड्रोजन का परमाणु इससे कितना छोटा होगा? परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते, लेकिन कुछ तत्वों के अणु एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन आदि। कुछ तत्वों के परमाणु समान परमाणुओं के साथ जुड़ते हैं, जैसे अधिकांश अधातुओं के। आप देखते हैं हम ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं? O2, यानी 2 परमाणु जुड़कर एक अणु बना रहे हैं। हाइड्रोजन H2, यहाँ पर भी 2 परमाणु जुड़कर एक अणु बना रहे हैं। क्लोरीन में भी 2 अणु जुड़कर एक अणु बना रहे हैं। फास्फोरस में 4 परमाणु जुड़कर एक अणु बनाते हैं। सल्फर में 8 परमाणु जुड़कर एक अणु बनाते हैं। कार्बन में बड़ी संख्या में परमाणु एक साथ बंधे होते हैं। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहा जाता है। विभिन्न तत्वों के परमाणु जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिकों के अणु बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया CH4,
मीथेन में कार्बन का एक परमाणु और 4 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़कर मीथेन का एक अणु बनाते हैं। अमोनिया का एक अणु बनता है नाइट्रोजन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से जुड़कर। तो इस स्लाइड में हमने देखा कि परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है और ये स्वतंत्र रूप से परमाणु नहीं रह पाते, इसलिए ये दूसरे परमाणु के साथ संयोग कर अणु बनाते हैं। पिछले स्लाइड में हमने देखा कि परमाणु अपने ही जैसे परमाणुओं के साथ जुड़कर तत्व का निर्माण करती है और अपने से भिन्न परमाणुओं के साथ जुड़कर यौगिक का निर्माण करती है। परमाणु आयन भी बनाती है जो एक आवेशित कण है। तो अणु और आयन जब बहुत अधिक संख्या में जुड़ जाते हैं तो उससे बनता है पदार्थ जिसे हम छू सकते हैं या महसूस करते हैं। आयन के ऊपर जो आवेश होता है वह धनावेश हो सकता है या ऋणावेश हो सकता है। धातु के ऊपर आवेश धनावेश होता है और अधातु के पास ऋणावेश, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है और अधातु इलेक्ट्रॉन लेती है। तो जो धातु और अधातु के यौगिक बनते हैं ये आवेशित कणों से बनते हैं। आयन सिर्फ एक आवेशित परमाणु हो सकता है या फिर हो सकता है परमाणुओं का एक समूह जिसके ऊपर एक नेट आवेश हो। ऐसे परमाणुओं का समूह जिसके ऊपर नेट आवेश होता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, तो जितने इलेक्ट्रॉन वह त्यागती है उसकी संयोजकता उतनी होती है। धातुओं की संयोजकता को मैंने यहाँ पे लाल से दिखाया है। सोडियम पोटेशियम सिल्वर इनकी संयोजकता +1 है। मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक आयरन कॉपर इनकी संयोजकता +2 है। एल्युमिनियम आयरन इनकी संयोजकता +3 है। अधातु इलेक्ट्रॉन लेती है तो इसकी संयोजकता ऋणावेशित होती है, इसलिए हाइड्राइड क्लोराइड ब्रोमाइड इनकी संयोजकता -1 है जिसे मैंने नीले से दिखाया है। ऑक्साइड सल्फाइड इनकी संयोजकता -2 है। नाइट्राइड -3 है। बहुपरमाणुक आयन जो एक परमाणुओं का समूह है और जिन पर नेट आवेश होता है उन्हें मैंने हरे से दिखाया है। अमोनियम इसका आवेश धनावेश है +1 संयोजकता। हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी बहुपरमाणुक आयन है, इनकी संयोजकता -1। कार्बोनेट सल्फाइड सल्फेट इनकी संयोजकता -2। फॉस्फेट की संयोजकता -3। तो ये सभी संयोजकता याद करनी है आपको ताकि रासायनिक सूत्र लिखने में आसानी हो। पिछली स्लाइड में हमने देखा समान परमाणुओं के संयोग से तत्व बनते हैं। क्या आप जानते हैं कितने तत्वों का आविष्कार अभी तक हो चुका है? 118। तो 118 तत्वों से बनने वाले यौगिकों की संख्या कितनी अधिक होगी? इनके नामों को यदि पूरा पूरा लिखा जाए तो उसमें बहुत अधिक समय और बहुत अधिक जगह भी ये घेरेंगे, क्योंकि एक यौगिक में 5 या उससे भी ज्यादा तत्व हो सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने तत्वों के प्रतीक का प्रयोग किया। डाल्टन सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीक का उपयोग किया। उनके प्रतीक तत्व का एक परमाणु दर्शाते थे। बर्जीलियस ने तत्वों के नाम में 1 या 2 अक्षरों के साथ प्रतीकों का सुझाव दिया। प्रारंभ में तत्वों के नाम तत्वों की खोज के स्थान पर रखे गए, जैसे कॉपर साइप्रस शब्द से दिया गया। कुछ तत्वों के नाम उनके रंगों के आधार पर भी रखे गए,
जैसे सोना या स्वर्ण का नाम अंग्रेजी शब्द ऑकर से लिया गया, जिसका अर्थ पीला होता है। आजकल एक संस्थान जिसका नाम IUPAC है, या उसका फुल फॉर्म कहें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, तत्वों के नाम की स्वीकृति देता है। अधिकतर प्रतीक में अंग्रेजी के एक या दो अक्षर का इस्तेमाल होता है, जिसमें पहला अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर छोटा होना चाहिए। इसका मतलब है यदि हमें एल्युमिनियम लिखना है तो हम A कैपिटल और L छोटा लिखेंगे। अगर हमें कॉपर लिखना है तो हम C बड़ा और U को छोटा लिखेंगे। कुछ तत्वों के नाम उनके लैटिन, जर्मन या ग्रीक नामों से लिए गए हैं, जैसे आयरन का प्रतीक फेरम शब्द से लिया गया है Fe, सोडियम नेट्रियम शब्द से लिया गया है Na, और पोटेशियम कैलियम शब्द से लिया गया है K। तो सभी तत्वों के प्रतीक भी हमें याद करने हैं। सभी वैज्ञानिक डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से प्रभावित हुए। वे ये तो जान ही गए थे कि सभी तत्व एक जैसे परमाणु से बने हैं। स्थिर अनुपात के नियम से प्रभावित होकर वे परमाणु का द्रव्यमान निकालने के लिए बढ़े, लेकिन उनके पास भी ये समस्या थी कि इस एक कण का द्रव्यमान कैसे निकाला जाए। इसलिए उन्होंने रासायनिक संयोजन के नियम का उपयोग करके यौगिकों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर हम एक कण का द्रव्यमान नहीं निकाल सकते तो एक कणों से निकलने वाला पदार्थ जो है, जो इसमें बहुत सारे कण हैं, इसका तो हम द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं ना। तो इसको उन्होंने ज्ञात किया। परमाणु द्रव्यमान की इकाई उन्होंने पहले AMU थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नवीनतम अनुमोदन के बाद इसे यूनिफाइड द्रव्यमान U के रूप में प्रदर्शित किया जाने लगा। पहले वैज्ञानिकों ने प्रकृति जन्य ऑक्सीजन के परमाणु के द्रव्यमान का 1/16वां भाग को इकाई के रूप में लिया था, क्योंकि ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाती है और इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त हुए। 1961 में परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में स्वीकार किया गया। इसका मतलब कार्बन जिसका द्रव्यमान 12 होता है, इसका 1/12वां भाग परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लिया जाने लगा। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। इस स्लाइड में कुछ महत्वपूर्ण तत्वों और उनके परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं। परमाणु द्रव्यमान की इकाई है U। इन सभी परमाणु द्रव्यमानों को हमें याद करना है, जिससे हमें आणविक द्रव्यमान निकालने में आसानी हो। यहाँ पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान है 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39 और कैल्शियम 40। अब देखते हैं रासायनिक सूत्र क्या होता है और इसे कैसे लिखा जाता है। रासायनिक सूत्र यौगिक की रासायनिक संरचना को दर्शाता है। यह किसी यौगिक को बनाने वाले संगठक तत्व के प्रतीक और उनके परमाणु की संख्या को दर्शाता है। प्रत्येक तत्व की संयोजन शक्ति उसकी संयोजकता से निर्धारित होती है।
अब ये संयोजकता क्या होती है? संयोजकता प्रत्येक तत्व द्वारा उसके बाह्यतम कक्ष को पूरा करने के लिए प्राप्त, त्याग किए गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। जैसे धातु जो एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसकी संयोजकता +1 होगी, जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसकी संयोजकता +2 होगी, जो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसकी संयोजकता +3 होगी। जिस तत्व में बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता 4 होगी। अधातु जिसमें बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता -3, जिसके बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता -2, जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता -1 होगी, जिसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता 0 होगी। तो धातुओं की संयोजकता धनावेश के साथ और अधातुओं की संयोजकता ऋणावेश के साथ लिखी जाती है। आयन पर संयोजकता को आवेशों द्वारा दिखाया जाता है। रासायनिक सूत्र लिखते समय आयन पर आवेशों को संतुलित करना आवश्यक है। जब यौगिक धातु और अधातु से बनते हैं तो पहले धातु और उसके बाद अधातु का प्रतीक लिखा जाता है। बहुपरमाणुक आयन को कोष्ठक में लिखा जाता है। उसका आवेश या परमाणुओं की संख्या को लिखने से पहले। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें रासायनिक सूत्र को लिखना होगा। इस स्लाइड में हम सीखते हैं यौगिकों के रासायनिक सूत्र को लिखना। रासायनिक सूत्र लिखना आसान हो जाता है यदि हमें यौगिक जिन तत्वों से बना होता है उनके प्रतीक पता है और उनकी संयोजकता पता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड। ये बनता है 2 तत्वों से, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का प्रतीक C और ऑक्सीजन का O है। कार्बन की संयोजकता 4 और ऑक्सीजन की 2 है। संयोजकता को तत्वों के बीच में अदला बदला जाता है, जिससे C के साथ आ जाता है 2 और ऑक्सीजन के साथ आ जाता है 4। 2 और 4 दोनों 2 से भाग होते हैं, तो 2 से काटने के बाद C के साथ आ गया 1 और ऑक्सीजन के साथ आ गया 2। 1 को रासायनिक सूत्र में नहीं लिखा जाता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बना CO2। दूसरा हमारा यौगिक है जल, जो बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन का प्रतीक H और ऑक्सीजन का O है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और ऑक्सीजन की 2 है। संयोजकता को अदल बदल करने के बीच के बाद हाइड्रोजन के साथ आ जाता है 2 और ऑक्सीजन के साथ आ जाता है 1। जैसे मैंने पहले आपको बताया 1 को नहीं लिखा जाता है, इसलिए यह रासायनिक सूत्र बन गया जल का H2O। तीसरा हमारा यौगिक है सोडियम क्लोराइड। ये बनता है सोडियम और क्लोरीन से। सोडियम का प्रतीक Na और क्लोरीन का Cl है। दोनों की संयोजकता 1-1 है, तो 1-1 को तो लिखा ही नहीं जाता और ये कट भी जाएगा, तो ये रासायनिक सूत्र बन गया NaCl। चौथा हमारा यौगिक है सल्फ्यूरिक अम्ल, जो बनता है हाइड्रोजन जिसका प्रतीक है H और सल्फेट आयन से SO4। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और सल्फेट की 2। संयोजकता को तत्वों के बीच में बदला जाता है, तो हाइड्रोजन के साथ आ जाता है 2 और सल्फेट के साथ आ जाता है 1। 1 को क्योंकि हम नहीं लिखते हैं, अगर हमें लिखना पड़ता तो हम ऐसे कोष्ठक लगा के लिखते, इसलिए यह रासायनिक सूत्र बना H2SO4। अगला हमारा यौगिक है एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो बनता है 2 तत्वों से, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। एल्युमिनियम का प्रतीक Al और ऑक्सीजन का O है। एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है। दोनों की संयोजकता को अदल बदल करने के बाद एल्युमिनियम के साथ आ गया 2
और ऑक्सीजन के साथ आ गया 3, तो ये रासायनिक सूत्र बन गया Al2O3। अगला यौगिक है अमोनियम सल्फेट, जो 2 बहुपरमाणुक आयन से बनता है। अमोनियम का प्रतीक NH4, सल्फेट का SO4। अमोनियम की संयोजकता 1 और सल्फेट की 2 है। संयोजकता को तत्वों के बीच में अदला बदला जाता है, जिससे अमोनियम के साथ आ गया 2, और क्योंकि सल्फेट के साथ 1 आया तो उसे नहीं लिखा जाता है। अमोनियम के साथ जब हम उसकी संयोजकता को लिखेंगे तो कोष्ठक लगा के लिखेंगे, क्योंकि NH के साथ पहले से ही 4 है। तो यह रासायनिक सूत्र बन गया NH4, कोष्ठक लगाने के बाद 2 और फिर SO4। अगला हमारा यौगिक है सोडियम सल्फाइड, जो बनता है सोडियम जिसका प्रतीक है Na, सल्फाइड जिसका प्रतीक है S। Na की संयोजकता 1 और सल्फाइड की 2 है। संयोजकता को तत्वों के बीच बदलने के बाद Na के साथ आ जाता है 2 और सल्फाइड के साथ आ जाता है 1, तो यह रासायनिक सूत्र बना Na2S। अगला हमारा यौगिक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो बनता है मैग्नीशियम जिसका प्रतीक है Mg और हाइड्रोक्साइड जो एक बहुपरमाणुक आयन है जिसका प्रतीक है OH। Mg की संयोजकता है 2 और OH की संयोजकता है 1। संयोजकता को तत्वों के बीच बदलने के बाद Mg के साथ जो 1 आता है उसे तो हम लिखते नहीं है, और OH के साथ 2 जो आया उसे हम कोष्ठक लगाने के बाद लिखते हैं। तो यह रासायनिक सूत्र बन गए MgOH2। अगला रासायनिक सूत्र है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड का। इस यौगिक में 2 तत्व आते हैं, कैल्शियम और ऑक्सीजन। कैल्शियम का प्रतीक है Ca और ऑक्सीजन का प्रतीक है O। दोनों की संयोजकता 2 है। अदलने बदलने के बाद भी 2 ही रहेगा दोनों के साथ, और दोनों ही 2 से भाग होके क्या बना देंगे, इसको 1-1 बना देंगे, तो ये कट जाएंगे आपस में। इसलिए ये रासायनिक सूत्र बन गया कैल्शियम ऑक्साइड का CaO। तो इस तरीके से रासायनिक सूत्रों को लिखा जाता है। अब देखते हैं आणविक द्रव्यमान क्या होता है और इसे कैसे निकाला जाता है। आणविक द्रव्यमान अणु के सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U में व्यक्त किया जाता है। जब पदार्थ के घटक आयन होते हैं तो इसे सूत्र इकाई द्रव्यमान कहा जाता है। इसे आणविक द्रव्यमान की तरह ही निकाला जाता है। यहां पर देखते हैं आणविक द्रव्यमान किस तरीके से निकाला जाता है। कुछ उदाहरण, पहले लिया है C2H2। कार्बन का द्रव्यमान है 12, इसके 2 परमाणु है तो 2 से गुना किया, बन गया 24। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, 2 परमाणु है 2 से गुना किया तो ये बन गया 2। यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है कि सभी तत्वों के परमाणुओं से गुना करके फिर इसे दूसरे तत्व के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए ये बन गया 26U। दूसरा उदाहरण देखते हैं HNO3, जहां पे हाइड्रोजन का द्रव्यमान है 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, लेकिन इसके 3 परमाणु हैं तो ये 3 से गुना हुआ और बन गया 16×3 48। इसमें दूसरे तत्वों के द्रव्यमान को जोड़कर बन गया कुल द्रव्यमान 63U। तीसरा उदाहरण है H2O। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, इसके 2 परमाणु हैं, 2 से गुना करके बन गया 2। साथ में जोड़ा ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो है 16, जिससे बन गया कुल द्रव्यमान 18U। अगला उदाहरण है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का द्रव्यमान होता है 40, क्लोरीन का 35.5, लेकिन इसके 2 परमाणु हैं इसलिए
35.5 को 2 से गुना करके बना 71, इसमें जोड़ा कैल्शियम का द्रव्यमान 40, कुल हो गया 111 यू। सल्फर के एक अणु में 8 परमाणु होते हैं। एक परमाणु का द्रव्यमान है 32, इसे हमने 8 से गुना किया तो बन गया 256 यू। फास्फोरस में भी 4 परमाणु होते हैं। एक का द्रव्यमान होता है 31, इसलिए 4 से गुना किया तो बन गया 124 यू। फिर है सोडियम बाइकार्बोनेट, जहां पर सोडियम का द्रव्यमान होता है 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, लेकिन ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं तो 16 को 3 से गुना करके बना 48, और इसे बाकी सभी तत्वों के द्रव्यमान के साथ जोड़ दिया गया तो बन गया 84 यू। तो इस तरीके से आणविक द्रव्यमान को निकाला जाता है। उम्मीद है इस पाठ के वीडियो को देखकर आपको परमाणु और अणु के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को लिखकर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगी। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलिए, और अगर मेरा वीडियो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।